तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग अभी तक देख रहे थे हेलो एल्केन की प्रिपरेशन को, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 मेथड को अभी तक देखा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की हम बात करेंगे। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये हम लोग ने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने एलो एल्केन को अल्कोहल से बनाना सीखा था, जिसके अंदर हम लोग ने लुकास रिएजेंट का यूज़ करके और उसकी पूरी मैकेनिज्म को देखा था। आज हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हेलो एल्केन फ्रॉम सोडियम हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में हमारा सोडियम हैलाइड का यूज़ करके हम आज क्या बनाने वाले हैं, हेलो एल्केन बनाने वाले हैं। उसी के पूरे प्रोसेस को यहाँ पे हम देखेंगे। इसके अंदर भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ करके बना रहे हैं। ये कन्वर्जन सारे अभी अल्कोहल से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिया है अल्कोहल, सिंपल सा रिएक्शन है। अल्कोहल के साथ मैंने लिया है NaX की जगह मैं ले रहा हूँ, X की जगह ले रहा हूँ, चलो Na का इस्तेमाल कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और जब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा और इसके साथ निकल जाएगा सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी रिएक्शन है। इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे फ्रेम होते हैं। रिएक्शन विद HI, ठीक है, HI बोल दीजिए या फिर HX बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन हम करने वाले हैं HI के साथ। तो चलिए इस रिएक्शन को अच्छे से देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ करवा दें, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल ही एक्सचेंज हो जाएगा, OH की जगह I लग जाएगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। अगर हम अल्कोहल के 2 डिफरेंट फॉर्म्स को ले लें, कौन से 2 डिफरेंट फॉर्म? पहला तो हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर है। इसके साथ भी HI की रिएक्शन हम करवाएंगे और इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर है जिसके साथ हम लोग आज रिएक्शन देखने वाले हैं HI की, वो है हमारे पास CH2OH का होल थ्राइस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इन दोनों के साथ हम HI का रिएक्शन देखेंगे, पूरी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो आपको वो पूरा मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप याद रख सकते हो, बट आपको एंड में आंसर ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक-एक करके इन दोनों की रिएक्शन देखते हैं HI के साथ और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास OH मतलब अल्कोहल ग्रुप की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग एक्सेस में HI को यूज़ करने वाले हैं पूरे रिएक्शन के दौरान और समझेंगे कि कैसे वो रिएक्ट करता है। चलिए पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, इथाइलिन ग्लाइकॉल की, और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ इसकी रिएक्शन। तो यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल मैंने यहाँ बना लिया है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, HI के साथ हम लोग जब रिएक्ट करवाएंगे एक्सेस में इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल को, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपको दोनों OH दिख रहे हैं वो दोनों OH सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे आयोडीन के साथ। ठीक है, OH हटकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोडीन लग जाएगा और एक ही कंपाउंड में दो दो हेलोजन ग्रुप एक साथ आमने सामने लगे हुए हों तो ये प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल होता है, ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं और ये क्या होगा, दोनों आयोडीन ग्रुप निकल जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। फिर हम लोग एक बार और HI का जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, जो कि है यहाँ पर CH3 CH2I। अब ये आया कैसे है, ये अभी आपको पता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया है, पाई बॉन्ड को जिधर मैंने ब्रेक किया है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके अपोजिट चार्ज में पॉजिटिव चार्ज आएगा और I की हमें पता है आई हमारा कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, इसके पास लोन पेयर होंगे और ये H+ यहाँ पे जाकर इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए यहाँ पे CH3 बन गया है। ठीक है, ये पूरा आपका हल्का सा मैकेनिज्म रहा इथाइल ग्लाइकॉल का। लास्ट में हमें क्या मिल गया, ठीक है, आइडो। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमें मिल गया है अपना हेलो एल्केन। आगे हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसकी, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे आप ग्लिसरॉल को देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ग्लिसरॉल बना लिया है। ठीक है, ग्लिसरॉल में हमारे पास 3 अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम 2 को एलिमिनेट करेंगे, फिर तीसरे को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास हेलो एल्केन हमारा मिल जाएगा, जो भी हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। अगर आप समझ गए हो उस पूरे प्रोसेस को, चलिए एक बार आप मेरे साथ इस कंपाउंड का भी क्या करिए, एच के साथ रिएक्शन करवाकर आंसर को निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर के 2 OH को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे मैंने आई लगा दिया है, नीचे एक OH हमारा बच गया है। अब मैंने बताया आमने सामने हेलोजन ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर अनस्टेबल होते हैं, तो ये अनस्टेबल है, तो यहाँ पर इन 2 कार्बन कंपाउंड के बीच में हमारा डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ एक OH भी यहाँ पे रह जाएगा। और नेक्स्ट जब हम लोग क्या करेंगे, HI के साथ फिर से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास HI की टंकी भरी हुई है, तो HI की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बार और HI के साथ रिएक्शन करवा के ये डबल बॉन्ड फिर टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और यहाँ पे CH2 के साथ I ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ से भी एक OH हटने के बाद इसके ऊपर I का प्रकोप आ जाएगा। अब I का प्रकोप आने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ फिर आयोडीन ग्रुप आ गया, फिर हाइड्रोजन ग्रुप आ गया। तो भैया इनको धक्के मार के बाहर निकालो, और धक्के मारने के बाद इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड अगर स्टैब्लिश होगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी वो गवा देगा अपना। ठीक है, दोनों के बीच में जब डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया है, तो भाई फिर से बुलाओ आयोडीन को, फिर से बुलाओ HI को, और इस बार HI आने के बाद यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरफ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जब मैं बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करूँगा, तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखेगा। तो इसी के ऊपर ये हमारा आयोडीन अटैक कर देगा, और हमारे पास हेलो एल्केन हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस दोनों इथाइल ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल के साथ HI का रिएक्शन समझ आ गया होगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है जब आप रिएक्शन कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आपका ये पूरी रिएक्शन विद इन अ सेकंड कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड्स में तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बट नीट एग्जामिनेशन में आपके पास बहुत प्रेशर रहेगा। तो ये ऐसी रिएक्शंस अगर आपके पास आती हैं, तो आप बैक ऑफ द माइंड क्विकली इसको कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन विद HI खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस प्रोसेस का नाम है डार्जिन प्रोसेस, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है अभी तक का, जिसके अंदर हम हेलो एल्केन को बहुत क्विकली पा सकते हैं। और बेस्ट प्रोसेस इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो एक गैसियस प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण हमारा जो भी हेलो एल्केन फॉर्म होता है वो विजिबल होता है। ठीक है, तो डार्जेंस प्रोसेस, इसकी स्पेलिंग मैंने लिखी है, सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस का नाम है डार्जेंस प्रोसेस। ठीक है, कहाँ से आया, किसने दिया, ये नहीं पता, बट आपको पता हो चाहिए। ठीक है, चलिए डार्जेंस प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। डार्जेंस प्रोसेस में हमारे पास देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रहा है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कौन सा पार्ट, हमारे पास 3 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, SN1 एंड SN2। बट यहाँ पे डाइजेन प्रोसेस में SNI का रिएक्शन, सॉरी, SNI वाला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का यूज होता है। आई का मतलब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा सब्स्टिट्यूशन हो रहा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग का होता है, चलिए यहाँ पे इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर भी अल्कोहल ही हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली अल्कोहल नहीं, यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन होता है, ठीक है, हमारे पास जो भी कार्बन हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर वो कार्बन होता है कायरल कार्बन। ठीक, कायरल कार्बन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी हम कार्बन यूज़ कर रहे हैं उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। ठीक है, अब इस कंपाउंड को हम लोग लिखते हैं इसके फिशर प्रोजेक्शन से। ठीक है, इसको हम लोग डार्जन प्रोसेस में जो भी रिएक्शन करवाते समय हम लोग इसको डिनोट करते हैं उसके फिशर प्रोजेक्शन से। इसी कंपाउंड को हम उसके फिशर प्रोजेक्शन से दिखाते हैं। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में खाली हम सब्स्टिट्यूएंट को दिखाते हैं, ना कि मेन कार्बन को दिखाते हैं, जो कि कायरल कार्बन है। यहाँ पे सेंटर में कायरल कार्बन है, इसको हम नहीं दिखाते हैं, इसमें खाली हम सब्स्टिट्यूएंट को दिखाते हैं। ठीक है,
अब डार्जन प्रोसेस में हम लोग का रिएजेंट क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो डार्जन प्रोसेस में हम लोग यूज़ करते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे काइल कार्बन का यूज़ करने के बाद अब इसकी रिएक्शन में सिंपल हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उसको सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, SOCl2 का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और SOCl2 को जैसे कि मैंने बताया क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। अब इस थायोनिल क्लोराइड में क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारे पास हेलोजन है यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हट जाएगा, और जिस पोजीशन पे ये लगा हुआ है उसी पोजीशन पे ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH हट के यहाँ पे Cl आ जाएगा, और हमारे पास हमारा हेलो एल्केन यहाँ पे मिल जाएगा, उसके साथ हमारे पास SO2 गैस निकल जाएगी और HCl गैस भी यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे गैसियस बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल। ये सबसे बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का, ठीक है। बिकॉज अब इसका कारण क्या है, इसका रीज़न भी आपको देना पड़ेगा, इसका रीज़न मैं यहाँ पे दूसरे क्लास लिख दे रहा हूँ। बिकॉज द बाय प्रोडक्ट आर गैस, बिकॉज द बाय प्रोडक्ट आर गैशियस। यहाँ पे हमें गैशियस बाय प्रोडक्ट मिलता है, इसीलिए हम इसको बेस्ट मेथड बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का। अब ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है, इट इज बेस्ड ऑन ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस में हम इसको बोल सकते हैं, ये बेस्ट मेथड है हेल अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर रिएक्शन में से प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा गैसेस फॉर्म बन जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जाएगा, तो उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस भी तरफ आपका प्रोडक्ट कम होता जाएगा उसी तरफ आपका यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा उतना ही ज़्यादा हमें हेलो एल्केन की मात्रा बढ़ते हुए दिखेगी रिएक्शन के दौरान। अब रिएक्शन का इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर ये आपका प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट आपका आर है तो ये भी आर रहेगा, और ये अगर ये एस है तो ये भी एस ही रहेगा। अब ये आर एस वाला कॉन्फ़िगरेशन अभी जब क्लास 11 का ऑर्गेनिक लेक्चर में लूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये आर एस वाला भी मैं फंडा आपको क्लियर करूँगा, जो कि आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये पूरी बात आर एस का कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो अभी आप ये समझिए कि जिस तरफ आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है उसी तरफ आपका नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, तो ये आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एक नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आर एस वाला जो फंडा है वो मैं अभी क्लास 11 का जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लूँगा तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख रहा है, ठीक है। बट इसी के साथ अगर हम SOCl2 के साथ अगर हम एक कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट और ऐड कर दे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। सेम तो मेथड रहेगा, ठीक है, मेथड तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग का अभी इंट्रामोलिकुलर हो रहा था, तो उसके आने के बाद वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मैंने अगर SOCl2 के साथ पाइरिडीन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर पाइरिडीन ले लिया तो यहाँ पर खेल कुछ और ही होगा, ठीक है। ये मैंने क्या लिया है, पाइरिडीन लिया है, इसके साथ हम SSCl2 का रिएक्शन जब करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेम मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने COH ड्यूटेरियम और ये
ठीक है, ये मैंने लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अब होगा क्या यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म का फॉलो किया जाएगा। और SN2 मैकेनिज्म में आपको ये पता होगा, अगर अभी तो नहीं पता होगा फिलहाल, ठीक है, अगर थोड़ा भी आपके पास आइडिया होगा SN2 का, अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका कहाँ से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, अगर ये यहाँ पर R है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, S बन जाएगा। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो OH है यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जैसे कि Cl मैंने बोला कि पीछे से अटैक करेगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको अभी भी ये RS वाला फंडा नहीं समझ आ रहा, तो वेट कीजिए उस लेक्चर का जिस लेक्चर में मैं आपको RS कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद आप कमेंट में लिख सकते हो RS वाला कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो कब चाहिए, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगा इस केस के अंदर, अगर SOCl2 के साथ पाइरिडीन हो। अगर पाइरिडीन नहीं है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिस तरफ आपका OH है उसी तरफ आपका Cl लगेगा। ठीक है, अगर आपका SN2 मतलब पाइरिडीन लग गया है तो OH के अपोजिट साइड में आप क्या लगाओगे, Cl लगाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए 2 रिएक्शन को मैं कंप्लीट कराने के बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन को चालू करूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।